बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। हटक फिजिक्स के साथ मैं हूं ज़ीशान अख्तर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सारे हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करते हैं। डिफिनीशन ये डिफिनीशन है। रीजन आर स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज, रीजन आर स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज वेयर टेस्ट चार्ज कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। वो रीजन या स्पेस सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द, सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द वो रीजन और स्पेस, जब हम एक टेस्ट चार्ज को उसमें ले आए और उस पर फोर्स एक्सपीरियंस करें सोर्स चार्ज, तो उस रीजन को और उस स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट जो था, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट वो सबसे पहले फैराडे ने दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट सबसे पहले फैराडे ने दिया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो रियल फील्ड होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वो रियल फील्ड होते हैं और इज वेल एज वेक्टर फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, रियल फील्ड इज वेल एज वेक्टर फील्ड होते हैं। क्या मतलब कि वेक्टर फील्ड? वेक्टर फील्ड का मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है, और उसका डायरेक्शन भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का सम मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा एट सम स्पेसिफिक पॉइंट, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? रियल फील्ड है। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड रियल फील्ड है और वेक्टर फील्ड है। रियल फील्ड भी है और वेक्टर फील्ड भी है। वेक्टर फील्ड का मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड भी है और उसका डायरेक्शन भी है। अच्छा, हमें किस तरह पता चलेगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन? हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को किस तरह मालूम करेंगे? देखो, मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड बाय फोर्स एक्सपेंसेस बाय टेस्ट चार्ज। अगर हम देखें, ये एक चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, ठीक है, ये सोर्स चार्ज है, और इस सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द जो ये रीजन है या स्पेस है, इस रीजन और स्पेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस रीजन और स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट किसने दिया था? ये कंसेप्ट फैराडे ने दिया था। अब जब हमने ये दूसरी बात कर ली कि रियल फील्ड है और वेक्टर फील्ड है और उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होते हैं, ठीक है, तो हमने कहा कि मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड बाय फोर्स एक्सपेंसेस बाय द टेस्ट चार्ज। इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड को हम किस तरह मेजर करेंगे? जब हम कोई टेस्ट चार्ज इस फील्ड के अंदर ले आए, जब हम कोई टेस्ट चार्ज इस फील्ड के अंदर ले आए, जब हम कोई टेस्ट चार्ज इस फील्ड के अंदर ले आए, ठीक है, और ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लगाता है तो वो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब जिस डायरेक्शन पे ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाता है वही उसका डायरेक्शन होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? जब सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है वही डायरेक्शन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, वही डायरेक्शन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा।
ठीक है। सपोज ये चार्ज होगी, ये टेस्ट चार्ज है, मैं इस साइड से इस सोर्स चार्ज के करीब ले आया, तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। और ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज के इस डायरेक्शन में मैंने ले आया, तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा। अगर ये टेस्ट चार्ज मैं इस डायरेक्शन में ले आऊं, तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है। अगर ये सोर्स चार्ज अगर ये टेस्ट चार्ज मैं इस सोर्स के करीब इस डायरेक्शन में ले आऊं, तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब फैराडे ने दूसरी बात भी कहा था कि फैराडे गिव्स द फील्ड इंटरैक्शन कंसेप्ट। फैराडे ने फील्ड इंटरैक्शन कंसेप्ट भी दिया था। ठीक है। फैराडे ने फील्ड इंटरैक्शन कंसेप्ट दिया था। फैराडे ने कहा था कि फोर्स का काज जो है वो ओवरलैपिंग ऑफ फील्ड है। फोर्स का काज ओवरलैपिंग ऑफ फील्ड है। फैराडे ने क्या कहा था कि फोर्स का काज जो है, फोर्स का काज वो ओवरलैपिंग ऑफ फील्ड है। ठीक है। फोर्स का काज ओवरलैपिंग ऑफ फील्ड है। ये कंसेप्ट फैराडे ने दिया था, फील्ड इंटरैक्शन कंसेप्ट। फील्ड इंटरैक्शन कंसेप्ट किसने दिया था? फैराडे ने। ठीक है। फैराडे ने क्या कहा था? फैराडे ने ये कहा था कि फोर्स की काज जो है, फोर्स की काज जो है वो ओवरलैपिंग ऑफ फील्ड है। फोर्स की काज ओवरलैपिंग ऑफ फील्ड है। सपोज मेरे पास एक चार्ज है Q1, मेरे पास एक चार्ज है वो Q1 है। ठीक है। मेरे पास एक चार्ज है Q1 है और ये दूसरा चार्ज है Q2 है। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 का है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 का है। तो इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरलैप नहीं हुए, इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरलैप नहीं हुए। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों चार्जों के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है। इन दोनों चार्ज के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है। अब दूसरे एग्जांपल अगर हम देख ले, अगर दूसरे में देख ले, तो ये चार्ज 1 है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और ये चार्ज 2 है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। ठीक है। और हम देख रहे हैं कि ये दोनों, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। तो फैराडे ने ये बात कही थी कि फील्ड, फोर्स का कार्य जो है वो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग ऑफ फील्ड है। जब फील्ड ओवरलैप करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान कुछ फोर्सेस हैं, इन दोनों चार्ज के दरमियान कुछ फोर्सेस हैं। फील्ड इज ओवरलैपिंग मींस देयर इज फोर्स बिटवीन टू चार्ज। अगर ये फील्ड ओवरलैप हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों चार्जों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है। तो फोर्स का काज क्या है? ओवरलैपिंग ऑफ फील्ड। जब फील्ड ओवरलैप कर रहे हैं तो फोर्स होगा, जब फील्ड ओवरलैप नहीं कर रहे तो दो चार्ज के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है। न फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, न फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। ठीक है। तो दूसरी बात ये कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग। अब जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। दो चार्ज के दरमियान जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, उन दोनों चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ओवरलैपिंग कम है,
तो इन दोनों चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। अब ये एक चार्ज है, देखो ये एक चार्ज है, ये इसका ये फील्ड है, ठीक है। ये दूसरा चार्ज है, ये दूसरा चार्ज हो गया, ठीक है, इसका ये फील्ड है, ठीक है। तो इसके दरमियान अगर हम देख ले, इसके दरमियान अगर हम देख ले तो ओवरलैपिंग ज्यादा है। अगर ओवरलैपिंग हम देख ले तो ओवरलैपिंग क्या है, ज्यादा है। तो इन दोनों चार्ज के दरमियान क्या होगा, हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो क्या मतलब कि जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी उतनी फोर्स ज्यादा होगा, जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी इतनी दो चार्ज के दरमियान फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये फैराडे में ये कंसेप्ट था। अब नेक्स्ट, द एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी प्रूव्ड बाय ब्रेकिंग अ डिस्चार्ज इनटू इट्स फील्ड। अच्छा, ये सोर्स चार्ज है, मुझे किस तरह पता चलेगा कि इसका फील्ड या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। तो हम एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह मालूम करेंगे। हम एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जब कोई डिस्चार्ज इसके करीब ले आए तो ये सोर्स चार्ज इस डिस्चार्ज पर जितने रीजन के इर्द गिर्द, इसके इर्द गिर्द जो ये रीजन है, जितने तक ये सोर्स चार्ज इस डिस्चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है उतने तक उसका, उस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्टेंस इस तरह मालूम करेंगे जब कोई डिस्चार्ज इसके करीब ले आएंगे, ठीक है। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस डिटरमाइंस, एग्जिस्टेंस तो मैंने मालूम कर ली, अब ये फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा, ये फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये मुझे किस तरह पता चलेगा, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस इफ इट इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अगर मैं इस डिस्चार्ज को, इट इज प्लेस्ड, इट मींस डिस्चार्ज इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, अगर मैं एक डिस्चार्ज को इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूं तो ये सोर्स चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर जितना फोर्स अप्लाई करता है उतना इसका ये फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, उतना इसका ये फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। जब मैं कोई डिस्चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आऊं और ये सोर्स चार्ज डिस्चार्ज पर जितना फोर्स अप्लाई करता है इतना उसका स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट थी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज इन द रीजन और स्पेस, in the region or space around source charge, in the region or space around the source charge represent field strength or intensity of source charge, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज इन द रीजन और स्पेस, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज इन द रीजन और स्पेस around source charge represent the field strength or intensity of light, ठीक है। और हम सिंपली इसका डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज एक्सपेंसेस, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज एक्सपेंसेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हो गया। मतलब ये है इसका कि फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज पर यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज कितना होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने
कहा है कि इंटेंसिटी ऑफ सोर्स चार्ज, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ सोर्स चार्ज हमने लिखा है, ठीक है। तो जो इंटेंसिटी होगी वो सोर्स चार्ज की इंटेंसिटी होगी, ठीक है, वो सोर्स चार्ज की इंटेंसिटी होगी। और सिंपल डेफिनेशन ये है कि फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स पर यूनिट कितना होगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम ई से करते हैं, ठीक है। और मैथमेटिकली लिमिट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अप्रोच टू जीरो, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, फोर्स per unit positive discharge is known as electric field intensity, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। The direction of electric field is the direction of force of discharge. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ डिस्चार्ज बताएगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बताएगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ डिस्चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होते हैं वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ठीक है। A single vector quantity containing information about field strength and its direction. इसका मतलब ये है कि ये एक सिंगल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको कहते हैं कि अगर मैं एक डिस्चार्ज को सोर्स चार्ज के इस डायरेक्शन में ले आऊँ, अगर मैं एक डिस्चार्ज को सोर्स चार्ज के इस डायरेक्शन में ले आऊँ तो ये सोर्स चार्ज इस डिस्चार्ज पर इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा ये सोर्स चार्ज इस डिस्चार्ज पर, और हमने कहा है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू F/Q। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो टेस्ट चार्ज पर ये सोर्स चार्ज जब फोर्स अप्लाई करता है तो इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में होगी। और इस तरह जब मैं ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज के करीब इसी डायरेक्शन में ले आता हूँ तो ये सोर्स चार्ज इस डिस्चार्ज पर इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में ही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी होगी? सोर्स चार्ज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी होगी? सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो इस चार्ज पर सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अगर मैं इस डिस्चार्ज को इस सोर्स चार्ज के करीब इसी डायरेक्शन में ले आऊँ तो ये सोर्स चार्ज इस डिस्चार्ज पर इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा तो और इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में ही होगी। और इस तरह अगर मैं इस डिस्चार्ज को इस डायरेक्शन में इस सोर्स चार्ज के करीब ले आऊँ तो ये सोर्स चार्ज इस डिस्चार्ज पर इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। और इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में होगी। मैं किसी डायरेक्शन में भी इस डिस्चार्ज को इस सोर्स चार्ज के करीब ले आ सकता हूँ, ठीक है। मैं इस डायरेक्शन में भी ले आ सकता हूँ, मैं इस डायरेक्शन में इन्हीं डायरेक्शन में मैं डिस्चार्ज को सोर्स चार्ज के करीब ले आ सकता हूँ और ये सोर्स चार्ज इस डिस्चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा उसी डायरेक्शन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका ये डिस्चार्ज है तो ये सोर्स चार्ज इस डिस्चार्ज पर इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा और इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में ही होगी। और इस तरह ये सोर्स चार्ज इस डिस्चार्ज पर इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में ही होगी, ठीक है। और इस तरह इस
ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में ही होगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था। अब देखो हमने कॉलम्स लॉ में पढ़ा है ना कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। अब Q1 को हमने रिप्लेस किया है Q में और Q2 को हमने रिप्लेस किया है Q0 में, टेस्ट चार्ज में। ठीक है, तो फोर्स विल बी इक्वल टू Q0 सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। तो इसका मतलब ये है कि ये सोर्स चार्ज की अपनी फील्ड और टेस्ट चार्ज की अपनी फील्ड, जब इस टेस्ट चार्ज को मैं इस सोर्स चार्ज के करीब लाता हूँ, अब ये मैंने थोड़ा सा ले आए तो ये इसकी फील्ड इंटरैक्ट कर लेंगे, यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट होगा और जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा उसी डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है, जिस डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा नेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड की नेचर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट जो है वो कॉलम न्यूटन पर कॉलम है। ये हम इसकी इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कि फोर्स न्यूटन और चार्ज कॉलम न्यूटन पर कॉलम विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी। ठीक है, न्यूटन पर कॉलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। न्यूटन पर कॉलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके और यूनिट भी हैं, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, जूल पर कॉलम पर मीटर। जूल पर कॉलम पर मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ पॉइंट चार्ज, इसको हम कॉलम्स लॉ भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ पॉइंट चार्ज को हम कॉलम्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो ये हमारे पास एक चार्ज है और ये एक पॉइंट है, इससे r डिस्टेंस पर है। ठीक है, r डिस्टेंस पे है, तो मैं इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि जो प्राइमरी सोर्स है टू स्टडी द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स चार्ज इज द टेस्ट चार्ज। प्राइमरी सोर्स टू स्टडी द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स चार्ज, फील्ड स्ट्रेंथ के सोर्स चार्ज को, फील्ड स्ट्रेंथ के सोर्स चार्ज के फील्ड स्ट्रेंथ को स्टडी करने के लिए जो हमने पहले ये प्राइमरी सोर्स यूज किया था वो टेस्ट चार्ज था। ठीक है, वो टेस्ट चार्ज था। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे कि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये इक्वेशन 1 हो गया बाय यूजिंग कॉलम्स लॉ। ठीक है, हमने कॉलम्स लॉ को यूज़ किया। अब कॉलम्स लॉ इक्वल टू फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन के लिए हम ये डेटा लेते हैं कि Q1 इक्वल टू Q और Q2 इक्वल टू Q0, Q1 इक्वल टू Q और Q2 इक्वल टू Q0। सो इक्वेशन 2 बिकम्स, तो ये इक्वेशन, ये डेटा हम इक्वेशन 2 में पुट कर ले तो इक्वेशन 2 हमारे पास इस तरह बन जाएगा कि F इक्वल टू के Q1 की जगह Q
और Q2 की जगह Q0 बाय आर स्क्वायर। अब ये इक्वेशन पुट इक्वेशन 3 एंड 1, ये इक्वेशन हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 3 पुट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1। ठीक है, जब हम इसको पुट ये इक्वेशन इसमें पुट करेंगे इस फोर्स की जगह, ये फोर्स है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में किस जगह, फोर्स की जगह पर हम ये इक्वेशन पुट करेंगे। जब हम ये इक्वेशन इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होगी Q0 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन कहाँ से आ गया, ये इक्वेशन हमने इस फोर्स में डाल दिया। ठीक है, अब नीचे Q0 है, Q0। ठीक है, तो Q0 आपस में कैंसल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या रह गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू KQ बाय आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ पॉइंट चार्ज हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ पॉइंट सोर्स चार्ज हो गया। अब अगर इस इक्वेशन को हम देख ले, ये इक्वेशन इस इक्वेशन को हम कॉलम्स लॉ फॉर यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज भी कहते हैं, यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज। ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, कॉलम्स लॉ फॉर यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर इस इक्वेशन को हम देख ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू KQ डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो इस इक्वेशन में हमें डिस्चार्ज नजर नहीं आता। इस इक्वेशन में हमें डिस्चार्ज नजर नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि ये वो इक्वेशन है जो हम डिस्चार्ज को बगैर यूज करते हम किसी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर सकते हैं। पहले हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम किस तरह मालूम करेंगे, जब किसी सोर्स चार्ज के करीब हम डिस्चार्ज ले आए तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर सकते हैं। अब ये इस इक्वेशन E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू KQ डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इस इक्वेशन के जरिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं विदाउट यूजिंग डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये वो इक्वेशन है, इक्वेशन विदाउट यूजिंग डिस्चार्ज वी कैन मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड सोर्स चार्ज। तो फिर ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर सकते हैं सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द। हमने पढ़ लिया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी होती है, वो सोर्स चार्ज की होती है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी लेते हैं, सोर्स चार्ज की, डिस्चार्ज की नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्चार्ज की हम नहीं लेते। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी होती है, सोर्स चार्ज की। ठीक है, ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन हालांकि हम यूज करते हैं डिस्चार्ज, हम इसमें यूज करते हैं फोर्स पर यूनिट डिस्चार्ज, हम यूज करते हैं डिस्चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है सोर्स चार्ज की। ठीक है, हम यूज करते हैं डिस्चार्ज, फोर्स पर यूनिट डिस्चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी होती है, वो सोर्स चार्ज की होती है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लेते हैं, वो क्या लेते हैं, वो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लेते हैं। ठीक है, तो ये वो इक्वेशन हो गया जो डिस्चार्ज को यूज करते बगैर हम किसी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर सकते हैं थ्रू इस इक्वेशन। ठीक है, आगे हम पढ़ लेंगे इस सोर्स चार्ज को भी हटा लेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करेंगे। ठीक है, वो हम आगे पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है, इट्स मींस इट्स स्ट्रेंथ डिक्रीज इज द डिस्चार्ज मूव अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। अगर हम सोर्स चार्ज से डिस्चार्ज को दूर ले जा रहे हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर मैं एक डिस्चार्ज
सोर्स चार्ज से दूर ले जा रहा हूँ, अगर मैं एक डिस्चार्ज को सोर्स चार्ज से दूर ले जा रहा हूँ, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी या रिमेन कांस्टेंट होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है, वो डिक्रीज होगी अगर एमसीक्यू में आ गया, ठीक है। तो अब हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वैक्यूम विल बी इक्वल टू, अगर इसकी की हम वैल्यू लगा ले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वैक्यूम अगर हम कोई मीडियम पुट कर ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मीडियम विल बी इक्वल टू 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मीडियम। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है? ठीक है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है? इस इक्वेशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एफ आर कीप कांस्टेंट और अदर पैरामीटर कीप कांस्टेंट। अगर मैं चार्ज को डबल करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी डबल। अगर चार्ज को मैं हाफ करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी हाफ, ठीक है। अगर चार्ज को मैं 4 टाइम करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 4 टाइम, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अगर अदर पैरामीटर कीप कांस्टेंट। If we double the radius, then electric field intensity will be 4 times decrease. If we double the radius, then electric field intensity will be 4 times decrease. ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी कंसेप्ट हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमिटिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, अगर अदर पैरामीटर कीप्ड कांस्टेंट, इफ अदर पैरामीटर कीप्ड कांस्टेंट। इस इक्वेशन का मतलब भी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस इक्वेशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एफ क्यू रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। फोर्स ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। और इसका मतलब ये भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स की डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी डायरेक्शन में होगा? फोर्स की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसको हम कूलम्ब्स लॉ भी कहते हैं। और आगे अगर हम देख लें, अगर इस परमिटिविटी को, रिलेटिव परमिटिविटी को इस इक्वेशन से मैं बाहर निकालूं, रिलेटिव परमिटिविटी को अगर मैं इक्वेशन से बाहर निकालूं तो बाकी इक्वेशन हमारे पास बच जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इस इक्वेशन को अगर मैं देख लूँ तो ये इक्वेशन इसके बराबर हैं, ये इक्वेशन इसके बराबर हैं, इसके बराबर हैं, ठीक है। तो मैं ये वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूँ ना, ठीक है। तो ये वैल्यू, इस वैल्यू की जगह मैं ई वी को पुट करूँ, ठीक है। तो ई एम विल बी इक्वल टू 1/ER EV, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मीडियम विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वैक्यूम बाय रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि अगर रिलेटिव परमिटिविटी को मैं इधर ले आऊँ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मीडियम को मैं इधर ले आऊँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटिव परमिटिविटी विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वैक्यूम बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मीडियम, ठीक है। या द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वैक्यूम, the ratio of electric field intensity and vacuum to the electric field intensity and medium will be equal to relative permittivity, will be equal to relative permittivity, ठीक है।
और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम, ठीक है, या द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम वैक्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, विल बी ग्रेटर देन 1। अब इसका वेक्टोरियल फॉर्म, इस इक्वेशन का वेक्टोरियल फॉर्म इस इक्वेशन का, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर, ठीक है, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू के क्यू आर वेक्टर बाय आर स्क्वायर। ये किस तरह, ये इस तरह कि आर यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू, आर यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू यूनिट वेक्टर इनटू आर वेक्टर बाय इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। जब हम इसमें ये वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारे पास, जब इसमें हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बच जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। और ये इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन हम तब यूज़ करते हैं जब सिर्फ पॉइंट चार्ज हो। ये इक्वेशन हम कब यूज़ करेंगे, जब सिर्फ पॉइंट चार्ज हो, तब हम ये वाला इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, ये वाला इक्वेशन तब हम यूज़ कर सकते हैं। अब एक मॉडल एमसीक्यू इसके लिहाज से ये इक्वेशन जो है, ठीक है, अगर रिलेटिव परमिटिविटी इस तरह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम, अगर मैं इस तरह करूँ, अगर एमसीक्यू आ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम विल बी इक्वल टू 1 और रिलेटिव परमिटिविटी विल बी इक्वल टू 1 और रिलेटिव परमिटिविटी आर रिलेटिव परमिटिविटी इनवर्स, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। एक दूसरा मॉडल एमसीक्यू, ठीक है, एक दूसरा मॉडल एमसीक्यू, अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें मेरे पास एक चार्ज है जो पी पॉइंट पे इससे आर डिस्टेंस पर है, ठीक है, उससे आर डिस्टेंस पर है। अगर इन दो चार्ज और पी पॉइंट के दरमियान जो आर डिस्टेंस है वो 1 मीटर में ले लूँ और ये चार्ज 1 कूलम चार्ज हो, ठीक है, अगर चार्ज 1 कूलम चार्ज हो तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ठीक है। इफ वी हैव अ पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r which is 1 meter and the charge on q is 1 coulomb, what will be the electric field intensity? What will be the electric field intensity? Option number 1 K, option number B 9 multiplied by 10 to the power 9 Newton per coulomb, option number C both A and B। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। किस तरह, देखो हमें पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इस इक्वेशन के मुताबिक, ठीक है, इस इक्वेशन के मुताबिक। अब हमने चार्ज 1 कॉलम लिया है, चार्ज 1 कॉलम, और आर जो है रेडियस जो है या डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 1, ठीक है, तो E विल बी इक्वल टू K विल बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर कॉलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। अब आल्सो अगर हम फोर्स देख रहे अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ, फोर्स विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ। अगर मैं Q2 को 1 कॉलम लूँ, अगर मैं Q2 को 1 कॉलम लूँ, ठीक है, तो फिर फोर्स जो है वो बराबर हो जाएगा। अगर मैं Q2 को 1 कॉलम लूँ तो बाकी रह जाएगा के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो फोर्स विल बी इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, फोर्स विल बी इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये कॉलम लॉ है। तो इस वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट चार्ज को कॉलम्स लॉ भी कहते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ पॉइंट चार्ज को हम कॉलम्स लॉ भी कहते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। Definition: imaginary lines drawn in the direction of force experienced by unit positive test charge and the field of source charge is known as electric field lines। ठीक है, ये definition हो गया। क्या मतलब कि electric field lines जो हैं ये imaginary lines हैं। imaginary lines हैं जो हम फोर्स की डायरेक्शन में ड्रा करेंगे जो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर अप्लाई करता है। ठीक है, जो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई करता है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हम एक इमेजिनरी लाइंस को ड्रा करते हैं। उस इमेजिनरी लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल एंड वेक्टर फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास रियल है, वेक्टर फील्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर इमेजिनरी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर इमेजिनरी। ठीक है, वो इमेजिनरी हैं। अब हम क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं, ज़रूरत क्या है? देखो, तो हमारे पास जस्ट हम मैप के लिए हमें एक इलाके का मैप चाहिए, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड इसका आंसर विजुलाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे किस तरह पता चलेगा? तो हम उसके लिए जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं ताकि मुझे सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाज़ेह हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं या यूज़ करते हैं। ठीक है, अब फील्ड लाइंस आर नोन एज लाइंस ऑफ फोर्स। उस फील्ड लाइंस को हम क्या कहते हैं? लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। फील्ड लाइंस को हम लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, फील्ड लाइंस आर 3D अराउंड सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द वो 3 डायमेंशन होते हैं। फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर 3 डायमेंशनल इन नेचर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द 3 डायमेंशनल होते हैं। इनफाइनाइट फील्ड लाइंस कैन बी ड्रॉन अराउंड सोर्स चार्ज। ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, तो इनफाइनाइट लाइंस को मैं ड्रा कर सकता हूँ। इनफाइनाइट लाइंस को मैं ड्रा कर सकता हूँ सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन अराउंड सोर्स चार्ज। फील्ड लाइंस rarely outward from positive source charge but rarely inward to negative source charge because we consider test charge always positive। फील्ड लाइंस जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज से आउट होते हैं और इन होते हैं नेगेटिव चार्ज में। पॉजिटिव चार्ज से आउट होते हैं और इन होते हैं नेगेटिव चार्ज में। ठीक है, क्योंकि हम जो टेस्ट चार्ज लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव सोर्स चार्ज से फील्ड लाइंस आउटवर्ड होते हैं और नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस इनवर्ड होते हैं, क्योंकि हम टेस्ट चार्ज पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अगर हमने टेस्ट चार्ज नेगेटिव लिया तो ये प्रोसेस ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इज सोर्स ऑफ फील्ड लाइंस। पॉजिटिव सोर्स चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है वो फील्ड लाइंस का सोर्स होगा। इसका मतलब ये है कि फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होते हैं। फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होते हैं। पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस का सोर्स है एक, उससे आते हैं
और एंड नेगेटिव चार्ज आर सिंक ऑफ फील्ड लाइंस, और नेगेटिव चार्ज उसका सिंक है, उसमें जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं, फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज में उसमें डूब जाते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम किसी भी फील्ड लाइंस में एक टेंजेंट ड्रा करें तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड पर टेंजेंट ड्रा करें तो वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फील्ड लाइंस में भी स्ट्रेट और कर्व, फील्ड लाइंस स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व भी हो सकती हैं। ठीक है, फील्ड लाइंस स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व भी हो सकती हैं। ठीक है, फील्ड लाइंस कैन बी कंप्रेस्ड, फील्ड लाइंस कंप्रेस भी हो सकती है और एक्सपेंड भी हो सकती है। हम फील्ड लाइंस को कंप्रेस भी कर सकते हैं और फील्ड लाइंस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, नो टू आर मोर देन टू फील्ड लाइंस कैन बी ओवरलैप। अब इसका मतलब ये है कि दो फील्ड लाइंस आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते, दो फील्ड लाइंस आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज इफ दे ओवरलैप देन द फील्ड लाइंस हैव मोर देन वन डायरेक्शन एट ओवरलैपिंग पॉइंट। दो फील्ड लाइंस आपस में ओवरलैप नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो आपस में ओवरलैप कर ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है एक से ज़्यादा डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक से ज़्यादा डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में ओवरलैप नहीं होते, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में ओवरलैप नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक फील्ड लाइंस है और ये दूसरा फील्ड लाइंस है। अगर ये दो फील्ड लाइंस आपस में ओवरलैप करें, ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग पॉइंट है, तो इसका दो डायरेक्शन हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमें किस तरह पता चलेगा कि इसका डायरेक्शन कहाँ पर है या इसका डायरेक्शन कहाँ पर है? ठीक है, तो इस वजह से दो फील्ड लाइंस आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते, दो फील्ड लाइंस आपस में ओवरलैप नहीं कर सके। ठीक है, अब ये बातें जितनी भी हमने कर ली है ये हम डायग्रामेटिकली यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखो हमने पहली बात ये कर ली यहाँ पर कि फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव सोर्स चार्ज। ये एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है। ठीक है, और ये नेगेटिव सोर्स चार्ज है। तो फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज से ओरिजिनेट होते हैं, देखो ओरिजिनेट हुए हैं, और नेगेटिव टेस्ट चार्ज में इन्वर्ट होते हैं, नेगेटिव टेस्ट चार्ज में ये इन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात हो गई। जो हमने ये बात की कि पॉजिटिव चार्ज इज सोर्स ऑफ द फील्ड लाइंस, ये पॉजिटिव चार्ज इस फील्ड लाइंस का सोर्स होगा। मतलब ये है कि इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से, इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज से सारे फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगे, इससे आएंगे। और दूसरी बात की है कि नेगेटिव चार्ज इज द सिंक ऑफ द फील्ड लाइंस, ये नेगेटिव चार्ज सिंक होगी, ये सारे जो पॉजिटिव चार्ज से ये फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होते हैं ये इस सारे नेगेटिव चार्ज में इन्वर्ट होगी। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज में इन्वर्ट होगी। अब नेक्स्ट हमने कहा है कि टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये एक फील्ड लाइंस है, इस पर मैं किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा करूं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक टेंजेंट ड्रा करूं, ठीक है, तो वो मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ठीक है, तो वो मुझे ये इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मुझे ये डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा करूं तो वो मुझे ये डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अब ये डायरेक्शन है।
ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा करूं तो वो मुझे ये डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यू है। ठीक है, तो ये हमने अब नेक्स्ट बात की है कि फील्ड लाइंस में भी स्ट्रेट और कर्व। देखो, फील्ड लाइंस में भी स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व भी हो सकती हैं। फील्ड लाइंस स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व भी हो सकती हैं। ठीक है, अब ये तो हमने बात कर ली कि पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज ले लें, अगर दो पॉजिटिव चार्ज ले लें तो उसमें क्या होगा? अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज ले लें या नेगेटिव चार्ज ले लें, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपल करते हैं, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में रिपल्स करेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस देता है, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस देता है। या ये हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि फोर्स अप्लाई ऑन टेस्ट चार्ज, ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स अप्लाइड ऑन टेस्ट चार्ज। और इस तरह ये फील्ड लाइंस भी हैं, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस चार्ज के। तो देखो, ये फील्ड लाइंस आपस में रिपल करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये दोनों फील्ड लाइंस आपस में रिपल करते हैं। तो इसमें एक पॉइंट आ जाएगी जिस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट या जोन भी कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट और न्यूट्रल जोन भी कहते हैं, या फील्ड फ्री रीजन भी कहते हैं। इस जगह को फील्ड फ्री रीजन, न्यूट्रल पॉइंट और न्यूट्रल जोन और फील्ड फ्री रीजन। ये न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है। न्यूट्रल पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। न्यूट्रल पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। ठीक है, और यहाँ पर नेट फोर्स जो होता है न्यूट्रल पॉइंट पर वो भी जीरो होता है ऑन टेस्ट चार्ज। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज विल बी जीरो ऑन न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट कौन सा होता है? वो पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है, या न्यूट्रल पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो होता है ऑन टेस्ट चार्ज पर। ठीक है, नेट फोर्स जीरो होता है ऑन टेस्ट चार्ज पर। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स अस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। जितने ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगे उतना वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। जितना ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगे उतना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डेंसिटी। जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज़्यादा होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज़्यादा होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज़्यादा होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उतनी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना ज़्यादा होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना ज़्यादा होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना हमारे पास ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होगी। ठीक है, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है, फील्ड लाइंस विल बी नियर टू ईच अदर। Field lines will be near to each other when moving towards same charge, and field lines will move away while moving away from same charge। क्या मतलब कि फील्ड लाइंस नज़दीक होंगे
जब हम चार्ज के अंदर जाएंगे, चार्ज के इर्द गिर्द अगर हम देख ले इसके नियर, तो हमारे पास फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगे, और जब किसी चार्ज से हम आउटवर्ड आते हैं तो फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह कि एक चार्ज है, ये इसका फील्ड लाइंस है, ठीक है। जब हम चार्ज के नियर देख ले, ठीक है, तो ये फील्ड लाइंस आपस में नज़दीक हैं, तो ये फील्ड लाइंस आपस में नज़दीक हैं, ठीक है। और जब हम चार्ज से दूर जाए, ठीक है, तो ये फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे से बहुत दूर हैं, ठीक है, तो ये दूर होते हैं और इसके अंदर ये नज़दीक होते हैं। अब एक मॉडल MCQ, if one column charge produce 100 field lines, if one column charge, if positive one column charge, if positive one column charge can produce 100 field lines, then negative one column charge will produce how many field lines? Negative field lines will produce how many field lines? 1, 50, 100, 200। तो अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज 100 फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव वन चार्ज 100 फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो नेगेटिव वन चार्ज भी 100 फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेंगे। तो नेगेटिव वन कॉलम चार्ज भी 100 फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। हमने पढ़ लिया कि जितने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा उतने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना होगा उतने फील्ड ऑफ लाइंस होंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है? 1 है, +1 है यहाँ पर, तो वो 100 फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो -1 मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं, तो 1 तो माइनस अगर लगा दिया तो हमने मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना होगा उतने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगे। तो हमारे पास -1 कॉलम चार्ज भी 100 फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। एक दूसरा मॉडल MCQ, क्यों एक चार्ज है मेरे पास, ठीक है, वो n नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करते हैं। मेरे पास क्यों एक चार्ज है, ठीक है, वो n नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो 2Q चार्ज कितने फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेंगे? अगर मेरे पास एक चार्ज है Q, वो n नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करते हैं। अगर 2 चार्ज हो तो वो कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेंगे? तो वो भी 2n चार्ज को प्रोड्यूस करेंगे, तो वो भी 2n चार्ज को प्रोड्यूस करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, कि जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा उतना फील्ड ऑफ लाइंस प्रोड्यूस करेंगे, जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होंगे उतने फील्ड ऑफ लाइंस प्रोड्यूस करेंगे। अब इन्फिनिटी का मतलब ये है कि लार्ज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इन्फिनिटी का मतलब ये है कि लार्ज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगे हमारे पास, ठीक है। और ये फील्ड लाइंस जो है ये डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होते, ये डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होते, ठीक है। अब न्यूट्रल पॉइंट में कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, ठीक है। हमने कहा कि न्यूट्रल पॉइंट वो हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो, या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 = 2 अगर 2 चार्ज हो, ठीक है, या नेट फोर्स ऑफ चार्ज 1 पे जितना फोर्स लगाएगा और -F2 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कांस्टेंट ले, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाए तो हमारे पास जो इक्वेशन है कि E = KQ/R², ये अगर ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कांस्टेंट ले तो KQ/R², ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो Q/R² ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास Q विल बी इक्वल टू R², Q विल बी इक्वल टू R², R will be equal to Q under the root, R will be equal to Q under the root। अब हम न्यूट्रल पॉइंट में कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। सिमिलर चार्ज, अगर हम 2 सिमिलर चार्ज ले
चार्ज 1 विल बी इक्वल टू चार्ज 2, ठीक है, ये पॉजिटिव हो ये पॉजिटिव हो, ठीक है, ये 1 कॉलम हो ये 1 कॉलम हो, इसका रेडियस बराबर हो इसके रेडियस, द न्यूट्रल पॉइंट विल बी लाई एट मिड पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर होगा हमारे पास, अगर ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हैं, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हैं ये पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इन दोनों चार्ज के दरमियान न्यूट्रल पॉइंट सेंटर में लाई करेगा, मिड पॉइंट पर न्यूट्रल पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। अगर चार्ज सिमिलर ना हो, अगर चार्ज सिमिलर ना हो और चार्ज Q1 ग्रेटर हो Q2 से और 1 ग्रेटर हो R2 से, देन न्यूट्रल पॉइंट विल लाई नियर टू। ये मेरे पास एक चार्ज 1 है, पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, और ये -Q2 है, ठीक है, और इसमें मैंने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले आऊँ, तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, द न्यूट्रल पॉइंट विल लाई नियर टू, यहाँ पर कहीं पर न्यूट्रल पॉइंट होगा, Q2 के नज़दीक कहीं पर न्यूट्रल पॉइंट होगा, ठीक है। अगर मेरे पास सिमिलर चार्ज ना हो और Q1 ग्रेटर हो Q2 से और 1 ग्रेटर हो R2 से, ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट विल लाई नियर चार्ज 2 के इर्द गिर्द न्यूट्रल पॉइंट होगा, ठीक है। अगर सेकेंड पॉइंट, इसमें सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर Q2 ग्रेटर हो Q1 से और R2 ग्रेटर हो R1 से, ठीक है, द न्यूट्रल पॉइंट विल लाई नियर 1, न्यूट्रल पॉइंट विल लाई Q1, तो न्यूट्रल पॉइंट Q1 के इर्द गिर्द करीब होगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थी न्यूट्रल पॉइंट में। अब नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि फील्ड लाइंस विल ऑलवेज बी ओरिजिनेटेड एंड टर्मिनेटेड परपेंडिकुलर, फील्ड लाइंस विल ऑलवेज बी ओरिजिनेटेड एंड टर्मिनेटेड परपेंडिकुलर बिकॉज देन फील्ड लाइंस ओवरलैप। ये फील्ड लाइंस जिस चीज़ से भी ओरिजिनेट होता हो, यहाँ पर हम डिस्कस जो करते हैं, वो परपेंडिकुलर ओरिजिनेट होंगे और टर्मिनेट भी होंगे। फॉर एग्जांपल हम ये प्लेट में देखते हैं, ठीक है, इस प्लेट में हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, तो इससे जो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होते हैं, इससे जो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होते हैं ये परपेंडिकुलर ओरिजिनेट होंगे, ठीक है। ये जिस पॉइंट पर ओरिजिनेट होते हैं, ये जिस पॉइंट पर ओरिजिनेट होते हैं वो परपेंडिकुलर ओरिजिनेट होंगे, 90 डिग्री पर वो ओरिजिनेट होंगे, और टर्मिनेट भी 90 डिग्री पर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अगर मैं स्फीयर में देखूं, स्फीयर में, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर ओरिजिनेट होते हैं, अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर ओरिजिनेट होंगे, अगर इस पॉइंट में देखूं तो परपेंडिकुलर ओरिजिनेट होंगे, जिस पॉइंट में मैं स्फीयर में देखूं तो वो परपेंडिकुलर ओरिजिनेट होंगे। अगर मैं किसी यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ और उससे मैं एक फील्ड लाइंस को ओरिजिनेट करूं तो वो भी 90 डिग्री पर ओरिजिनेट होंगे, परपेंडिकुलर ओरिजिनेट होंगे, ठीक है। अगर मैं इस स्फीयर में देखूं, अगर मैं इस पॉइंट से एक फील्ड लाइंस को ओरिजिनेट करना चाहूँ, या इस पॉइंट से फील्ड लाइंस को ओरिजिनेट करना चाहूँ, या इस पॉइंट पे से या इस पॉइंट से, ठीक है, तो इस पॉइंट से वो परपेंडिकुलर ओरिजिनेट होंगे, इस पॉइंट से वो परपेंडिकुलर ओरिजिनेट होंगे, और इस प्लेट में जब ये टर्मिनेट होंगे तो इस पॉइंट पर वो परपेंडिकुलर टर्मिनेट होंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर टर्मिनेट होंगे। इस तरह जब ये इससे ओरिजिनेट होंगे तो 90 डिग्री पर ओरिजिनेट होंगे, ठीक है, और इस पॉइंट पर जब वो टर्मिनेट होंगे तो 90 डिग्री पर टर्मिनेट होंगे। इस तरह ये भी 90 डिग्री पर ओरिजिनेट होंगे, ये भी 90 डिग्री पर ओरिजिनेट होंगे, ये भी 90 डिग्री पर टर्मिनेट होंगे, ये भी 90 डिग्री पर टर्मिनेट होंगे, ठीक है। तो फील्ड लाइंस जो जिससे निकलते हैं प्लेट से या स्फीयर से, वो ओरिजिनेट होंगे या टर्मिनेट होंगे परपेंडिकुलरली, ठीक है। अब एक मॉडल एमसीक्यू है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ टू ऑपोजिट चार्ज। ये हम इसकी बात करते हैं अगर दो ऑपोजिट चार्ज हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द मिड पॉइंट क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू
चार्ज मिड पॉइंट पर क्या होगी? जब चार्ज ऑपोजिट हो, जब चार्ज ऑपोजिट हो, सेम ना हो, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? हमारे पास ये बात करते हैं कि मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास E प्लस प्लस E नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव, ये हमारे पास होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव, ये होगा। ठीक है, दूसरा मॉडल एमसीक्यू, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस अराउंड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज रेडली, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस अराउंड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज रेडली आउटवर्ड होगा। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस अराउंड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के इर्द गिर्द अगर हम डायरेक्शन देख ले तो वो रेडली आउटवर्ड होगा। पॉजिटिव चार्ज से हमारे पास फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, तो वो आउटवर्ड होगा, रेडली आउटवर्ड होगा। अब नेक्स्ट मॉडल एमसीक्यू में अगर हम देख ले, नेक्स्ट मॉडल एमसीक्यू कहते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड नेगेटिव टेस्ट चार्ज क्या होगी? तो अराउंड नेगेटिव टेस्ट चार्ज इनवर्ड होगी। अराउंड नेगेटिव टेस्ट चार्ज इनवर्ड होगी। हमने कहा है ना कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज सोर्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, और नेगेटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो सोर्स हैं और नेगेटिव चार्ज जो हैं वो सिंक है। तो पॉजिटिव चार्ज हैं वो सोर्स हैं, वो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? आउटवर्ड होगी। अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी हम ले लें और अगर हम नेगेटिव टेस्ट चार्ज ले ले, उनकी डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस देख ले इर्द गिर्द नेगेटिव चार्ज की, तो वो इनवर्ड होगी। ठीक है, ये इस तरह कि अगर हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हैं एक और दूसरा नेगेटिव टेस्ट चार्ज हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगी, आउटवर्ड होगी। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होगी और नेगेटिव टेस्ट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होगी। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड आउटवर्ड होगी और नेगेटिव टेस्ट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट मॉडल एमसीक्यू है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन डिफ्लेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या डिफ्लेक्ट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन डिफ्लेक्ट ओनली अल्फा पार्टिकल्स, नॉट न्यूट्रॉन, नॉट एक्स-रेज, नॉट gamma rays। ठीक है, नॉट न्यूट्रॉन, नॉट एक्स-रेज, नॉट gamma rays, ओनली अल्फा पार्टिकल्स कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड। अब यूनिफॉर्म फील्ड which has constant strength and direction, is known as यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसका कांस्टेंट स्ट्रेंथ और डायरेक्शन हो या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्ट्रेंथ और डायरेक्शन कांस्टेंट हो, तो उसे यूनिफॉर्म फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म फील्ड किसे कहते हैं? जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट हो। ग्राफिकली पैरेलल इक्विस्पेस एंड यूनिडायरेक्शनल लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म फील्ड। ग्राफिकल पैरेलल इक्विस्पेस और यूनिडायरेक्शनल लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म फील्ड। ये ग्राफिकल है। ठीक है, ये ग्राफिकल पैरेलल है, पैरेलल इक्विस्पेस भी है। ठीक है, इक्विस्पेस भी है, पैरेलल है और इक्विस्पेस भी है, यूनिडायरेक्शनल लाइंस भी हैं। ठीक है, तो ये हमें यूनिफॉर्म फील्ड देता है। ठीक है, तो इसको यूनिफॉर्म फील्ड कहते हैं और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी। 100% यूनिफॉर्म फील्ड इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि 100% यूनिफॉर्म फील्ड हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
थोड़ा सा एरर ज़रूर आता है, ठीक है। 100% चीज़ें हमारे पास पॉसिबल नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक पॉजिटिव प्लेट है और एक ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है और ये एक नेगेटिव प्लेट है। तो हमने पढ़ा है कि और वो इस प्लेट का लेंथ जो है L है, ये दोनों प्लेट D डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं, ठीक है। इसका लेंथ जो है वो L है और D डिस्टेंस पे आप एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होते हैं और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होते हैं, ठीक है। और वो परपेंडिकुलर ओरिजिनेट होते हैं और परपेंडिकुलर टर्मिनेट होते हैं। तो N4 लाइंस को हम देख ले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो ये पैरेलल इक्विस्पेस यूनिडायरेक्शनल हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब अगर इसकी साइड में हम देख ले तो इसकी साइड से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। इसकी साइड से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होते हैं, परपेंडिकुलर यहाँ से होते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर, और ये फिर इस तरह इसमें टर्मिनेट होते हैं परपेंडिकुलर और इसमें ये भी टर्मिनेट होते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ये साइड्स में हम देख ले तो ये इक्विस्पेस पैरेलल नहीं है, एक तो ये इक्विस्पेस नहीं है और यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ठीक है। तो इस फील्ड लाइंस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती और ये यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होगा। अगर इस दो प्लेट्स के हम इस साइड में और या इस साइड में हम ये फील्ड लाइंस को देख ले, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती और ये यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होगा, ठीक है। तो इस फील्ड को हम क्या कहते हैं? फ्रिंजिंग इफेक्ट कहते हैं। और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? फ्रिंजिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। फ्रिंजिंग इफेक्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है। अगर इस तरह हो कि ये लेंथ जो है दो प्लेट्स का लेंथ ज़्यादा हो इसकी सेपरेशन से, दो फील्ड का लेंथ ज़्यादा हो इसकी सेपरेशन से, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म फील्ड होगा। और इसकी ये जो एजेस हैं इसमें यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होगा। अब ये इसको फ्रिंजिंग इफेक्ट है, ये इफेक्ट हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं? ये हम ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। फ्रिंजिंग इफेक्ट हम ख़त्म नहीं कर सकते और इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। किस तरह मिनिमाइज करेंगे? अगर दो प्लेट्स की लेंथ हम ज़्यादा ले लें एज कंपेयर टू देयर सेपरेशन, अगर हम दो प्लेट्स की लेंथ ज़्यादा ले लें एज कंपेयर टू देयर सेपरेशन, ठीक है, तो हमारे पास फ्रिंजिंग इफेक्ट मिनिमाइज होगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा। फ्रिंजिंग इफेक्ट पर भी होगा, ठीक है। फ्रिंजिंग इफेक्ट ख़त्म नहीं होता बल्कि मिनिमाइज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म फील्ड होता है। अब यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चूँकि हम कहते हैं कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट टू द रेडियस। यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, वो रेडियस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट टू रेडियस। यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ इंडिपेंडेंट टू रेडियस, ठीक है, रेडियस पर डिपेंड नहीं करता ये, ठीक है। और जब हम ये इक्वेशन डिस्कस करते हैं E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए हम डिस्कस करते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए नहीं। यूनिफॉर्म फील्ड के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस है,
ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए है, ठीक है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो यूनिफॉर्म फील्ड में भी ये होगा। नहीं, यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट टू द रेडियस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इस ये कंसेप्ट जो है, ये पॉइंट, ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एक मॉडल एमसीक्यू है ये, अ फील्ड इज यूनिफॉर्म, एक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, उसका रेडियस वन सम है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ई है। तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इफ आर इक्वल टू 2 सम। अगर रेडियस हम डबल कर ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस यूनिफॉर्म फील्ड का क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस यूनिफॉर्म फील्ड का ई होगा, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस। जहाँ भी यूनिफॉर्म फील्ड आ जाए एमसीक्यू में, फील्ड इज यूनिफॉर्म, ठीक है। एमसीक्यूज में जहाँ पर भी फील्ड इज यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म फील्ड आ जाए या हमारे पास आ जाए सेम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, तो इसका मतलब भी ये हो गया कि यूनिफॉर्म फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इंडिपेंडेंट टू द रेडियस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, ठीक है। आइसोलेटेड चार्ज जो होते हैं अराउंड फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, आइसोलेटेड चार्ज के इर्द गिर्द जो फील्ड होते हैं वो ये नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, और पॉइंट चार्ज की जो फील्ड होता है वो भी नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। आइसोलेटेड चार्ज की फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है और पॉइंट चार्ज की फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है।